हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे फ्रेश इशू और ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के ऊपर और समझेंगे कि किस प्रकार से इनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी इन्वेस्टिंग में हेल्प कर सकती है। देखो, जब भी कोई नया आईपीओ आता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का फोकस होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर कि वो कितना चल रहा है और उन्हें लिस्टिंग पर गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन पता है 90% रिटेल इन्वेस्टर्स एक ऐसी गलती करते हैं जिस वजह से उनका पैसा आईपीओ में फंस जाता है। और वो गलती होती है बिना ये जाने कि जिस कंपनी में वो अपना पैसा लगा रहे हैं ना, क्या वो पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में जा रहा है ताकि कंपनी और ग्रो कर सके, या वो पैसा फाउंडर्स या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पर्सनल बैंक अकाउंट में जा रहा है ताकि वो एग्जिट ले सके। तो फ्रेश इशू और ओएफएस के कॉन्सेप्ट को समझने से हमारा 80% तक लॉस कम हो सकता है आईपीओ में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मान लो आपने कंपनी स्टार्ट करी जिसमें 100% हिस्सेदारी आपकी है और आपके पास हैं टोटल 1000 शेयर्स। तो कंपनी को बड़ा करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जिसके लिए आप जाते हैं एक वीसी के पास, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। तो वीसी आपसे कहता है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे 20% इक्विटी देनी होगी, 20% हिस्सेदारी देनी होगी अपनी कंपनी में। ठीक है ना। तो इन्वेस्टर को 20% इक्विटी देने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला है कि आप अपने 1000 शेयर्स में से 200 शेयर्स निकालकर वीसी को दे दें। ठीक है ना। और दूसरा रास्ता है कि आप 250 नए शेयर्स इशू करें और वीसी को दे दें। दोनों ही केस में वीसी के पास 20% इक्विटी चली जाएगी। ओके। अब जो पहला वाला केस है उसमें वीसी से जो आपको पैसे मिलेंगे ना, वो आपको आपके पर्सनल अकाउंट में मिलेंगे, पर्सनल बैंक अकाउंट में। ठीक है ना। और दूसरे केस में जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कंपनी के बैंक अकाउंट में। ठीक है ना। तो पहले केस में आपको पैसों की जरूरत थी तो इसलिए आपने अपने शेयर्स बेच दिए। ठीक है। दूसरे केस में आपको कंपनी को ग्रो करना था तो कंपनी के बैंक अकाउंट में आपने पैसे ले लिए। ठीक है ना। तो जो पहला वाला केस है ना, इसे कहते हैं ओएफएस, जिसमें आपने अपने ही शेयर्स को वीसी को बेच दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पर्सनल पैसों की नीड थी। ठीक है। और दूसरे केस को कहते हैं फ्रेश इशू। इसमें आपने नए शेयर्स को इशू किया क्योंकि आपको कंपनी को ग्रो करवाना था। ठीक है ना, कंपनी की ही ग्रोथ में पैसा लगाना था। ओके। अब ज़्यादातर स्टार्टअप्स बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए पैसा रेस करते हैं। ठीक है ना, तो वो फ्रेश इशू का ही रास्ता चुनते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने फ्रेश इशू का रास्ता चुना, जिसमें आपके पास अब टोटल शेयर्स हो गए हैं 1250 और आपकी इक्विटी घटकर हो गई है 80% और वीसी को इक्विटी मिल गई है 20%। ठीक है। तो आपने 5 साल मेहनत करके कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दिया। ठीक है। अब बारी आती है आईपीओ करने की। देखो, किसी भी कंपनी के पास आईपीओ करने के दो मेजर कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि उस कंपनी को अब नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करना है। ठीक है, नई फैक्ट्रीज खरीदनी है, नए प्लांट्स लगाने हैं, नई ज़मीनें खरीदनी है, पुराने उधार चुकाने हैं। ठीक। तो इसके लिए मान लेते हैं कि आपके पास जो 1250 शेयर्स हैं उसमें आप 750 और नए शेयर्स इशू कर लेते हैं पब्लिक को देने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको कंपनी को ग्रो करवाना है। ठीक। दूसरा कारण होता है आईपीओ करने का कि अर्ली स्टेज में जो आपके साथ वीसीज जुड़ गए थे, जो इन्वेस्टर्स जुड़ गए थे, उनको एग्जिट दिलाना। ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास जो 1250 शेयर्स हैं, आप क्या करते हैं, उसमें से 250 शेयर्स पब्लिक को बेच देते हैं। ठीक है ना, आईपीओ के दौरान। ठीक है, क्योंकि आपको वीसीज को क्या करना है, एग्जिट दिलाना है, क्योंकि वो बहुत टाइम से कंपनी से जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी एग्जिट चाहिए। ओके। तो फिर से वही चीज़ कि जब आपने 750 नए शेयर इशू किए तो इसको कहेंगे फ्रेश इशू। ठीक है। और जब आपने 250 शेयर एग्जिस्टिंग शेयर में से बेच दिए तो इसे कहेंगे ओएफएस। ठीक है ना। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इनका आईपीओ आया था 2023 में, जो कि 500 करोड़ का आईपीओ था और पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। 100% आईपीओ वाज फ्रेश इशू। ठीक है, यानी कि जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एग्जिट नहीं लिया और जितना भी पैसा हमें पब्लिक से मिला वहाँ पर वो बैंक के अंदर आया। ठीक है ना। तो वहाँ पर बैंक ने ऑब्वियसली अपनी ग्रोथ पर लगाया होगा और अपनी लोन बुक का साइज बढ़ाया होगा। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है LIC। तो इसमें 100% OFS था। ठीक है। तो LIC का IPO वॉज 100% ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर हमें ये समझना है कि कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, किसी भी कंपनी में जब गवर्नमेंट प्रमोटर होती है तो वो OFS के जरिए IPO करती है। ठीक है, फ्रेश इशू नहीं करती। बहुत रेयर केस होंगे जब फ्रेश इशू किए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेजरली OFS ही करती है, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री के जो हमारे टारगेट्स होते हैं बजट के, वो पूरे करने होते हैं। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अपने ही शेयर्स को सेल करती है पब्लिक को ताकि वो पैसे जमा कर सके। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट्स में। ओके। थर्ड एग्जाम्पल इस पेटीएम, जिन्होंने 18,300 करोड़ का IPO किया था, जिसमें कि फ्रेश इशू भी था और OFS भी था। ठीक है, यानी कि कंपनी की ग्रोथ के लिए भी पैसे लिए गए थे और एग्जिट भी दिलाया गया था अर्ली इन्वेस्टर्स को। तो इस केस को समझने के लिए हम पेटीएम का RHP डॉक्यूमेंट देखेंगे।
RHP डॉक्यूमेंट होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट। RHP डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि फ्रेश शेयर्स इशू किए जा रहे हैं या OFS किया जा रहा है ड्यूरिंग द IPO प्रोसेस। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको इजीली किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। ओके, तो RHP डॉक्यूमेंट सेबी द्वारा अप्रूव किया जाता है जिसमें IPO से रिलेटेड सारी डिटेल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो पहले ही पेज में आपको इजीली मिल जाएगा कि कौन सा इन्वेस्टर कितना एग्जिट ले रहा है। तो यहाँ पर रीडेबल नहीं है, तो फिलहाल हम देखते हैं OFS और न्यू शेयर जो इशू हुए हैं पेटीएम के केस में। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि IPO का जो टोटल ऑफर है वो 18,300 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है वो 8,300 करोड़ का है और OFS जो है वो 10,000 करोड़ का है। ठीक है ना, यानी कि 18,300 करोड़ में से 10,000 करोड़ तो OFS किया गया, यानी कि 10,000 करोड़ का एग्जिट लिया गया। ठीक है, ये काम की इन्फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग IPO। ओके, तो अब हम देखते हैं किन किन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लिया। ये हमें सेलिंग शेयर होल्डर्स के टेबल में मिलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो फाउंडर जो है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने एग्जिट किया है। ठीक, फिर यहाँ पर एंड फर्म मुझे दिखाई दे रहा है जो कि जैकमा की कंपनी है, BH इंटरनेशनल होल्डिंग्स, एलिवेशन कैपिटल्स। ठीक है, तो ये वे सभी इन्वेस्टर्स हैं अर्ली स्टेज जिन्होंने IPO के दौरान एग्जिट लिया है। ठीक है ना, और भी बहुत से नाम हैं। तो जब भी IPO में आप इन्वेस्ट करने जाए तो सबसे पहले RHP डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखें। ठीक है, जिससे आपको पता चल पाए कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पैसे रेस कर रही है या फाउंडर्स को या इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि OFS अच्छी चीज़ होती है बुरी चीज़। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है कार्ट्रेट टेक का, जिन्होंने लगभग 2,998 करोड़ का IPO किया था, जो कि पूरा का पूरा OFS था। ठीक है ना, अब ये कोई सरकारी कंपनी तो नहीं है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट प्रमोटर तो नहीं है, तो OFS का यहाँ पर एक ही मतलब है कि जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स थे, जो VCs थे, उन सबके सब ने यहाँ से एग्जिट कर लिया। रीज़न क्लियर था, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल नहीं थी, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। ठीक है ना, तो सारे इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि IPO करे और हम सब यहाँ से एग्जिट कर लें। तो जैसे ही ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो ये 70% तक क्रैश कर गया था। ठीक है, तो जिन भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसको बाय किया था ना, वो काफ़ी समय तक इसमें फंस गए थे। हालांकि कंपनी अब रिकवर कर चुकी है क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं कुछ बिजनेस में, लेकिन इनिशियली अगर इसका RHP डॉक्यूमेंट पढ़ा जाता IPO खरीदने से पहले तो इससे बचा जा सकता था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है मैनकाइंड फार्मा, जिन्होंने 4,326 करोड़ का IPO ऑफर किया था और वो IPO भी 100% OFS था। ठीक है, लेकिन ये IPO सक्सेसफुल रहा डे 1 से। ठीक, तो इसका कारण ये था कि कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल थी, बल्कि इन्हें IPO की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है ना, इनको जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स थे उन्हें कंपनी से आउट करना था ताकि इनकी जो इक्विटी डाइल्यूट हो गई थी उसे ये रिकवर कर सकें। ठीक है ना, तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो OFS एक पॉजिटिव वे में काम किया। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि किसी भी IPO को खरीदने से पहले आप RHP डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ लें और उसमें फ्रेश इशू और OFS का जो रेशियो है उसे ज़रूर देख लें। अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है या कोई नए ज़माने का स्टार्टअप है और वहाँ पर आपको OFS दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमेशा ग्रोथ स्टोरी को चुनो और हमेशा ये क्वेश्चन करो कि कंपनी जो पैसा उठा रही है क्या वो उसे अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्टिंग से जुड़े और वीडियोस के लिए जुड़े रहें, तब तक के लिए थैंक यू।